Hello and Jai Hind to you all. My name is Vikram and I welcome you to SSCB. So guys, जैसा कि आप देख रहे हो अफगानिस्तान की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशन में आ चुकी है। जैसा कि आज के डेट में आप देख सकते हो 16 अगस्त के मैं जो वीडियो बना रहा हूं उसमें आप देखोगे जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो चुकी है। लोग जो राजधानी है उसे छोड़ के जा रहे हैं और आपने देखा होगा कुछ वीडियोस ऐसे भी निकल के आई हैं जहां पर लोग चलते प्लेन में बैठ जा रहे हैं। कहीं भी वो बिल्कुल ही रिगोरसली क्या कर रहे हैं, उसको बस ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से वो काबुल से दूर चले जाएं, क्योंकि काबुल में आज की डेट में वो दोबारा से क्या देख रहे हैं, वहां पे तालिबान की गवर्नमेंट देख रहे हैं जो आज से 20 साल पहले हुआ करती थी। तो 20 साल पहले की स्थिति दोबारा से हर कोई देखना नहीं चाहता है, क्योंकि आपको पता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपका तालिबान। अभी जो तालिबान है क्या करता है तालिबान, बेसिकली यहाँ पे आपने बहुत सारे पिक्चर्स देखे होंगे। उन पिक्चर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे देखोगे कि किस प्रकार से जो तालिबान है उसने इंडिया का जो इंडिया ने गिफ्ट दिया था Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर, एक तरीके से ये लॉजिस्टिक्स को भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो इन्होंने इसको क्या कर लिया था, टेक ओवर कर लिया था। हालांकि इसके जो विंग्स थे, इसके जो ब्लेड थे ऊपर घूमने वाले, वो उनको नहीं मिले, लेकिन मैं आपको बता दूं इनके लिए उसको अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं गाइस कि कैसे 75,000 टेररिस्ट वाले तालिबान एक संस्था ने, आतंकवादी संस्था ने कैसे 3 लाख सेना वाली एक अफगानिस्तान सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग चुके हैं, अभी तक उनका कोई पता नहीं है। कोई बोल रहा है तजाकिस्तान में है, कोई बोल रहा है ओमान में है और कोई बोल रहा है यूएस है, वहां से वो जाने वाले हैं। कैसे होता है ये सब, तो मैं आपको बता दूं जो यूएस है, अभी तक सबकी उम्मीदें यूएसए पे थी कि यूएसए क्या करेगा, वहां पे शांति दोबारा से बहाल करेगा। लेकिन यूएसए ने खुद अपना चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो भेजकर वहां से यूएस के डिप्लोमेट्स को वापस अपने देश में बुला लिया है और कहा है कि जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है केवल उसे ही लेके आए और जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स है उसको आप वहीं जला दोगे। तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी अभी तक आपने तालिबान से रिलेटेड जो भी इंटेल वहां पे क्या करा है, एक्वायर किया है, आप उसको तो रखें, जो भी इंपॉर्टेंट है जो आपके हेलीकॉप्टर में आ सकता है। अदरवाइज आपने सारा का सारा पूरा का पूरा जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है उसे आपने जला देना है, जो कि यूएस डिप्लोमेट ने करा है। तो गाइस कैसे होगा ये, आज इस स्थिति पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये होती है कि आप ये देखिए जो अफगानिस्तान है वो कहां पर है, क्योंकि अब पेपर्स होने वाले हैं। अब पेपर्स होने वाले हैं तो आपको अफगानिस्तान से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे 2-3 फैक्ट बताऊंगा। क्या होता है लैंडलॉक, देखिए अफगानिस्तान आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिलता है। क्या अफगानिस्तान इंडिया से बॉर्डर लगाता है, इंटरनेशनल बॉर्डर लगाता है? तो जी हाँ बिल्कुल, 106 किलोमीटर का बॉर्डर जो है इंडिया से लगाता है। लेकिन ये वाला जो एरिया है ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पीओके, जहां पे इंडिया का अभी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वहां पर अभी पाकिस्तान अपनी सरकार चलाता है। तो ये जो एरिया है, लेकिन यहाँ पे 106 किलोमीटर का भारत के साथ आपको इंटरनेशनल बॉर्डर देखने को मिलता है, जिसे हमने डूरंड लाइन कहकर पुकारा है। तो यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है वो आपको तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, भारत, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से आपको इसका इंटरनेशनल बॉर्डर देखने को मिलेगा। और तजाकिस्तान में एक रिवर है अमू दारिया, जिससे ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। एकमात्र ऐसा नेचुरल बॉर्डर है तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जिसे हम बोलते हैं अमू दारिया रिवर। अब आपको ये भी खबर मिली होगी कि तजाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान एयरफोर्स है इसका प्लेन उड़ा दिया, क्योंकि तजाकिस्तान चाहता है कि आने वाली जो तालिबान सरकार है उससे हमारे संबंध बहुत अच्छे हो, खराब ना हो। इसीलिए इन्होंने बोला है कि अफगानिस्तान की हम कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है कि ये लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री क्या होता है, जो कंट्री जिसका इंटरनेशनल बॉर्डर किसी भी सी से नहीं मिलता हो, किसी भी समुद्र से नहीं मिलता हो, उसे हम बोलते हैं लैंडलॉक, यानी कि चारों ओर से वो सिर्फ लैंड यानी कि जमीन से घिरा हुआ हो, तो हम उसे बोलते हैं लैंडलॉक कंट्री। तो अफगानिस्तान आपका क्या हो जाएगा, एक लैंडलॉक कंट्री है। यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आपने देखना है यहाँ पे कि 9 जुलाई की स्थिति ये है और 15 अगस्त की स्थिति ये है। 9 जुलाई में क्या होता है कि जो तालिबान का कंट्रोल है, आप ये लाल वाले जो एरिया है यहाँ पे आपको तालिबान का कंट्रोल देखने को मिलता है।
लेकिन आप अगर 15 अगस्त में देखोगे तो 15 अगस्त में यहाँ पे आपको जो तालिबान का कंट्रोल है वो आपको 345 यानी कि आप मान लीजिए 90% एरिया में तालिबान लड़ाके, तालिबान आतंकवादी संगठन, उन्होंने यहाँ पर कब्जा पूर्ण रूप से कर लिया है। और जो उनकी राजधानी है, जो उनका गवर्नर हाउस है, वहां पर भी पूरे रूप में यानी कि संपूर्ण रूप से उन्होंने एक तरीके से एक्वायर कर लिया है। अब जो वहां पे सरकार बनाई जाएगी वो सरकार बनाई जाएगी तालिबान बैक्ड गवर्नमेंट, यानी कि तालिबान जो एक आतंकवादी संगठन है उनके द्वारा जो बैक करी जाएगी, उनके द्वारा जो पावर दी जाएगी अपने लोगों को, यानी कि जो उसी संगठन के हाई प्रोफाइल लोग हैं वही लोग जाकर कल के दिन राष्ट्रपति, कल के दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। और इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि वहां पर दोबारा से लोकतंत्र स्थापित होगा। अब बात 2021 की है, जब यूएसए ने अपने सारे के सारे सैनिकों को अफगानिस्तान से बुला लिया। लेकिन हाल ही में आज की डेट में यूएसए यह कह रहा है कि मैं 5 से 6 हजार सैनिक वापस से अफगानिस्तान में भेजूंगा, ताकि जो उनकी राजधानी में हमीद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से आपको कई पिक्चर्स देखने को मिल रही हैं, तो वहां पर जाकर वो प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे अभी भी उनके बहुत सारे यूएस डिप्लोमेट्स वहां पे फंसे हुए हैं। अब देख लीजिए, इसका नाम चेंज हो चुका है। 15 अगस्त में आपने देखा होगा कि नाम चेंज हो चुका है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान इसका नाम था 2021, यानी कि 15 अगस्त 2021 से पहले। अब ये क्या बन चुका है गाइस, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो 2004 से 2021 के बीच में आपको ये झंडा अफगानिस्तान का देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो हालांकि न्यूज में चल रहे हैं, अशरफ घानी जो कि राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के, देश छोड़ चुके हैं 15 अगस्त से पहले ही, और इन्होंने बोला था कि हम शांति ढंग से यानी कि पीसफुली क्या करेंगे, पावर को ट्रांसफर कर देंगे तालिबान को, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे जनता को एक तरीके से नुकसान पहुंचे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2004 से पहले भी यहाँ पर क्या तालिबान पहली बार सत्ता में आया है, क्या ऐसा कोई जो आतंकवादी संगठन है ये पहली बार आया? नहीं। तो अफगानिस्तान में आपको पहले भी तालिबान की सरकार देखने को मिलेगी 2001 से पहले। 2001 से पहले 1996 से 2001 के बीच में भी तालिबान की यहाँ पर सरकार हुआ करती थी। और वो जो एरा था, उस एरा में यहाँ पे इन्होंने शरिया लॉ लागू किया था, जिसके बारे में मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो झंडा है वो दिन प्रतिदिन ये लोग चेंज करते जा रहे हैं, क्योंकि अब ये कह रहे हैं 15 अगस्त 2021 के बाद हम लोग इस झंडे को क्या करेंगे, अपनाएंगे, इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। और आप देख रहे हो चाहे इनका झंडा हो, चाहे इनका एम्बलम हो, ये इसमें और भी ज्यादा रिलीजियस होते जा रहे हैं, ये और भी ज्यादा इसमें ऑर्थोडॉक्स होते जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग इस्लामिक कंट्री, और ये चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड को इस्लामिक कंट्री बना दिया जाए। क्योंकि जो उसका एक प्रवक्ता है, जो उसका एक तरीके से मीडिया कंसल्टेंट है तालिबान का, तो वो ये कहते हैं कि जो शरिया लॉ है इवन हम अफगानिस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में भी लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अशरफ घानी जो देश छोड़ के भाग चुके हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम नेशनल एम्बलम की। तो नेशनल एम्बलम ये 2013 से 2021 तक, 15 अगस्त 2021 तक आपको ये नेशनल एम्बलम देखने को मिलेगा। लेकिन 2021 से ना जाने कब तक अब ये हो चुका है तालिबान का, यानी कि जो तालिबान गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। अब जो अफगानिस्तान है उसका नाम क्या हो चुका है, यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना है। पहले क्या था, पहले था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, लेकिन अब आपको क्या मिलेगा, इस्लामिक अमीरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना, जैसे कि इंडिया, इंडिया का नाम आपको देखने को मिलेगा, इंडिया का नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो भी ट्रीटीज होती हैं, जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन होती है, एग्रीमेंट साइन होते हैं, वहां पे नाम आता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उसी प्रकार से अफगानिस्तान का आता था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, लेकिन जब से तालिबान आया है आतंकवादी संगठन, तभी से इसका नाम चेंज हो चुका है, वो हो चुका है इस्लामिक अमीरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये आपको मैं हालांकि पहले भी दिखा चुका हूं, तो किस प्रकार से तालिबान के लड़ाके, तालिबान के जो टेररिस्ट हैं वो धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं, ये धीरे धीरे सारा का सारा कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पे आपने देखा ये जो नाटो यानी कि नॉर्थ अलाइनमेंट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने क्या करा था 2001 में, क्या बोला था कि 2001 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम अपनी सेना भेजेंगे, वो सेना यहाँ पर तालिबान का पूरी तरीके से सफाया कर देगी। और सफाया करने के बाद हम यहाँ पर दोबारा से
यहाँ पर डेमोक्रेसी लाएंगे, इलेक्शन कराएंगे। उसके बाद से आपने देखा हमीद करजई राष्ट्रपति बनते हैं, उसके बाद अशरफ गनी राष्ट्रपति बनते हैं, जो कि चलता हुआ आ रहा था अभी तक, और वहां पे इलेक्शंस भी हो रहे थे, धीरे धीरे शांति बहाल हो रही थी। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, उनका सबसे पहला यही था कि मुझे अफगानिस्तान से अपने सारे के सारे ट्रूप्स को हटाना है, और यही गलती उन्होंने बार बार की, और करने के बाद आज की डेट में पूरी जो दुनिया है वो जो बाइडेन को ही क्या कर रही है, एक तरीके से ब्लेम कर रही है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि कैसे यूएस आर्मी के जाने के बाद एक छोटा सा जो एक आतंकवादी संगठन था, उसने कैसे पूरे देश पे कब्जा पा लिया। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो यूएस की आर्मी है, जो नाटो की आर्मी है, उन्होंने यहाँ पे 20 साल तक क्या करा, अपना खून बहाया, और खून बहाने के बाद अफगानिस्तान में जितनी भी शांति बहाली करना चाहा उतना उन्होंने करा है। तो उन्होंने क्या करा, जब वो यहाँ पे रहते थे तो उन्होंने यहाँ पे जो गाड़ियां यूज करी, जिसे हम बोलते हैं बख्तरबंद गाड़ी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बख्तरबंद गाड़ी। बख्तरबंद गाड़ियां हो गया एक तरीके से ये वज्र वाहन, जैसे कि आपने देखा होगा वज्र वाहन भी आपको दिख जाएगा। तो ये जो यहाँ पे वेपन, आर्म वेपनरी, यानी कि ये बुलेट प्रूफ होता है, बहुत ही हैवी व्हीकल होता है, जो कि हम लोग यूज करते हैं वाले एरिया में जहां पे आपको काउंटर इंसर्जेंसी देखने को मिलती है, जहां पर आपको टेररिज्म देखने को मिलता है, उन एरियाज में आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगी। इसे बोलते हैं हम आर्मर व्हीकल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इन्होंने धीरे धीरे सभी आर्मर व्हीकल पे कब्जा कर लिया। अब इन सभी आर्मर व्हीकल पे कब्जा करने के बाद इन्होंने धीरे धीरे उनके वेपन्स को भी लिया, उनको सैनिकों को मार रहे हैं, उनसे सारे वेपन ले रहे हैं, उनके जो एक तरीके से बुलेट प्रूफ जैकेट है उसको भी ले रहे हैं। उसको लेने के बाद वो लोग इन्हीं के खिलाफ में उसे यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये लोग यहाँ पर इसके ऊपर जो मशीन गन लगी हुई थी उसको भी एक्वायर कर लिया है, और अभी ये सैनिकों को मार रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है, क्या जो उनकी 3.5 लाख की सेना है, जिसे यूएसए ने ट्रेन किया था, वो क्या कर रही है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो कमांडोज हैं अभी अफगानिस्तान के, उनके लिए कोई भी ऑर्डर नहीं है। उनको अभी तक ये नहीं कहा गया है कि आप जाकर तालिबानियों से लड़ो, ऐसा कोई भी अभी तक वहां पे आपको ऑर्डर देखने को नहीं मिलता है। और जो आर्मी है वर्तमान में, वो देश छोड़कर धीरे धीरे वहां से जा रही है और पीछे हट रही है, क्योंकि उनको ये डर लग रहा है कि जो उनके पास बहुत जो ये हैवी व्हीकल्स हैं, इससे क्या होता है, मास डिस्ट्रक्शन होता है, और वो लोग इससे कुछ कर भी नहीं पाएंगे, उसको गोली भी नहीं मार पाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, जो मुल्ला अब्दुल घनी ब्रदर हैं, इन्होंने अफगानिस्तान के न्यू प्रेसिडेंट के तौर पर खुद को नामित कर दिया है। ठीक है, ये जो तालिबान गवर्नमेंट थी, इसको यूएस ने 2001 में हटा दिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया, बात है 2001 की। तो 2001 में यूएस के लीड में जो वहां पे आर्मी थी वो अफगानिस्तान में गई, और अफगानिस्तान में जाने के बाद ये लोग जो शासन कर रहे थे 1996 से 2001 के बीच में, ये जो शासन कर रहे थे, तालिबान पहले से वहां पे शासन कर रहा था। तो यूएस ने बोला कि हम यहां से इसको हटा देंगे तालिबान को पूर्ण रूप से, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं 9/11 का जो इन्होंने हमला किया था अल कायदा ने, अब यहां से आपका नाम आ जाएगा अल कायदा का। अल कायदा का ग्रुप किसका है, ओसामा बिन लादेन, याद होगा आपको, ओसामा बिन लादेन अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन। और जो ओसामा बिन लादेन है, उसका जो अल कायदा था, अल कायदा को बैक करता था तालिबान, यानी कि सपोर्ट करता था तालिबान। तो ये जो अल कायदा था, ठीक है, तो ये अल कायदा का जो ओसामा बिन लादेन था, ये तालिबान में, यानी कि जो अफगानिस्तान वाला एरिया है ऊपर हिंदू कुश पर्वत वाला, वहां पे रहता था। तो यूएस जो वहां पे फोर्सेस थी, वो क्या करती थी, जब इन पर अटैक करती थी तालिबानियों पर, तो ये लोग जाकर सुरंग बनाकर रहते थे, कहां पे, पहाड़ों के अंदर में। तो ये लोग इसीलिए ही ये लोग नहीं कर पाते थे उन पे अटैक, और वो धीरे धीरे क्या करते थे, पुश बैक हो जाते थे, और जब ये लोग चले जाते थे तो वो लोग वापस गुफाओं से निकल के आ जाते थे। इसे बोलते हैं कौन सी, गुरिल्ला टैक्टिक्स, जब क्या होता है, छिप कर वार करना। तो ये क्या करते थे कि 1996 से 2001 के बीच में इन्होंने क्या करा, अफगानिस्तान पे एक सरकार बनाई तालिबान की, शरिया लॉ लागू किया, और वो जो लॉ होता है वो बहुत ही एक तरीके से बेकार होता है वुमेन्स के लिए, क्योंकि उसमें वो लोग बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर जो उनकी एक तरीके से इस्लामिक लॉ है उसको मानते हैं। तो यहाँ पे आपने नाम रखना है याद, मुल्ला अब्दुल घनी ब्रदर का, जिसने अपने आप को प्रेसिडेंट नियुक्त किया है अफगानिस्तान का, जो कि आपको तालिबान का लीडर देखने को मिलता है। ही इज करेंटली द हेड ऑफ तालिबान मिलिटेंट ग्रुप। तो यहाँ पे आपने इसको ध्यान रखना है, हालांकि हम वर्तमान में इसको क्या बोलेंगे, तालिबान गवर्नमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे इनके कुछ ऑफिशियल्स हैं, यह इनका अब्दुल घनी ब्रदर,
तो ये है यहाँ का अभी नया प्रेसिडेंट, इसको घोषित किया गया है और अभी इनकी सरकार अभी आगे बनना बाकी है। जब भी कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये अब्दुल घनी बरादर है, इनसे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है तो मैं आपको बताता हूं। 2010 में इनके बारे में अगर आप हिस्ट्री में सर्च मारोगे, अगर आप अब्दुल घनी बरादर के बारे में सर्च मारोगे तो आपको बहुत सी कॉमन चीज मिलेगी कि 2010 में आईएसआई द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। आईएसआई क्या है? आईएसआई है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी कि इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। तो ये आईएसआई ने इनको गिरफ्तार कर लिया था और आईएसआई ने इसको गिरफ्तार करने के बाद क्या करा कि इसको अपने जेल में रखा 8 साल तक। तो 2018 में क्या होता है, 2018 में जो अमेरिका है, यूएसए, इन्होंने पाकिस्तान पे प्रेशर डाला कि आप अब्दुल घनी बरादर को छोड़ दो और साथ ही साथ में जस्टिफिकेशन सिर्फ इस बात का ये दिया कि तालिबान के जो आतंकवादी है उनके कब्जे में हमारे कुछ यूएस डिप्लोमेट्स हैं और वो डिप्लोमेट्स को छुड़ाने के बदले इसकी रिहाई मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान ने इसको छोड़ दिया। हालांकि कुछ थ्योरीज ये भी कह रही हैं कि पाकिस्तान को पता था पहले से कि हमें इसे छोड़ना पड़ेगा, तो इसीलिए उन्होंने नॉर्मल जस्टिफिकेशन दिया। और अमेरिका को भी ये पता था कि आगे जाकर इन फ्यूचर में तालिबान अपनी एक गवर्नमेंट बना लेगा, तो ये किसी हद तक ये चाह रहे थे कि जो आगे नई गवर्नमेंट बनेगी वो अमेरिका के साथ दे, क्योंकि ये लोग पता है इनको कि जो यहाँ पे 9/11 का जो यहाँ पे आतंकवादी घटना हुई है इनके देश में बहुत ही भयावह थी और ये चाहते हैं कि दोबारा ये यहाँ पे ऐसा ना हो। तो जो तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो आपको पता है 1996 से 2001 के बीच में क्या कर चुकी है, शासन कर चुकी है, जिसमें उनके पास 99% अफगानिस्तान था उस समय और उसके बाद जो 1% था वो यूएस लीड जो वहां पे आर्मी थी उन्होंने यहाँ पे आए और उन एरियाज को यहाँ पे छुड़ाया और धीरे धीरे जो यहाँ पे इनकी मिलिट्री थी उसको क्या करा, ट्रेन करा और 3.5 लाख इनकी मिलिट्री बना दी थी। लेकिन हाल ही में उस मिलिट्री का कोई फायदा नहीं हुआ, वो हाथ खड़े करके भाग गए। तो यहाँ पे आपको देखना है क्या इंटरनेशनल स्टैंड है इसका, इस तालिबान का जो इतनी न्यूज चल रही है, पूरी दुनिया क्या कह रही है, भारत क्या कह रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो तालिबान है उसको रिकॉग्नाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है यूएनएससी द्वारा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें क्या होता है 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 आपके टेम्पररी मेंबर होते हैं। और आज के डेट में यूएनएससी का जो प्रेसिडेंट है अगस्त महीने के लिए वो है इंडिया। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया ने तालिबान से रिलेटेड अभी करंट में एक मीटिंग बुलाई और कहा कि जो देश हैं हमारे अभी वर्तमान में यूएनएससी में उनसे राय मांगी है। तो कुछ कंट्रीज तालिबान का साथ दे रही हैं और कुछ कंट्रीज साथ नहीं दे रही है। मैं आपको बताऊंगा कौन सी कंट्री साथ दे रही है और कौन सी कंट्री साथ नहीं दे रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, विल डिसाइड ऑन रिकॉग्नाइजिंग तालिबान गवर्नमेंट बेस्ड ऑन कंडक्ट रशियन एनवॉय अहेड ऑफ यूएनएससी मीटिंग। तो रशिया ये कहता है यूएनएससी में, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यह कहता है कि क्या इनका कंडक्ट होगा आने वाले 1-2 साल में, क्या जो एक टेररिस्ट गवर्नमेंट है वो एक देश को अच्छे से चला पा रही है, तो जो भी इनका कंडक्ट रहेगा हम उसके हिसाब से इसको एक देश रिकॉग्नाइज करेंगे। हम इसको देश तभी मानेंगे जब हम इसका 1-2 साल तक इसका क्या देखेंगे, कंडक्ट देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं हमारे अगले चीज की, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अब यहाँ पे यूके क्या कहता है। यूके ये बोलता है कि इनका बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्या रहता है इनका बिहेवियर, अगर इनका बिहेवियर सही रहता है लोगों के प्रति तो हम इसे देश मान सकते हैं। और अभी तक मैं आपको बता दूं, इंडिया का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, इंडिया ने अभी तक कोई जस्टिफिकेशन वर्तमान में नहीं दिया है। जैसे इंडिया कोई भी जस्टिफिकेशन देता है तालिबान के ऊपर तो मैं इसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, वर्तमान में जो इंडिया है वो इसका क्या है, प्रेसिडेंट है। यहाँ पे चाइना तो कंटिन्यूअसली ये कह रहा है कि मैं इसको देश मान चुका हूं, क्योंकि चाइना चाहता है कि किसी भी तरीके से उनके और तालिबान के रिलेशन खराब ना हो। पाकिस्तान भी उसी के साथ में, हालांकि मैं आपको बता दूं पाकिस्तान पहले तालिबान के खिलाफ था, क्योंकि तालिबान से उनको खतरा है, क्योंकि उनकी बॉर्डर जुड़ता है वहां से और पाकिस्तान को यह लगता है कि अगर हमने तालिबान का साथ दिया तो जो अलकायदा है पाकिस्तान में, वो भी एक बहुत बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है, कहीं वो आगे जाकर इस देश पे कब्जा ना कर ले या फिर सरकार ना गिरा दे। तो यहाँ पे खतरा पाकिस्तान को भी है। अब देख लीजिए, जो शरिया लॉ है, क्या जो तालिबान है शरिया लॉ लागू कराएगा। हालांकि तालिबान की तरफ से यह मैसेज आया है कि वो लोग औरतों के
एजुकेशन पे रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो बात ये करते हैं कि भारत में या फिर भारत की बात नहीं करते हैं, वो लोग बोलते हैं अफगानिस्तान में हम लोग शरिया लॉ को लागू करेंगे। शरिया लॉ को क्या होता है कि गाइस शरिया लॉ में एक्सट्रीम लेवल पर इस्लामिक लॉज को माना जाता है, उसको एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचाया जाता है, जिसमें वुमेन्स को एजुकेशन का कोई अधिकार नहीं है। वो लोग बिना किसी मेल कंसेंट के रास्ते में नहीं चल पाएंगे। अगर कुछ भी होता है प्रॉब्लम तो उनके साथ मेल कंसेंट होना बहुत जरूरी है। और वो लोग पर्दा सिस्टम को भी अब से पूरा का पूरा चलाने वाले हैं। पूरे के पूरे हाथ उनके कपड़ों से बंधे होने चाहिए। कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो वहां पे आप उनको जो वुमेन्स है वो दिखा सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो क्लारिसा वार्ड है ये तालिबान में इंटरव्यू लेने गई। तो मैं आपको बता दूं ये जाने से पहले की क्या है फोटो है, और ये तालिबान में पहुंचने के बाद है, यानी कि काबुल में पहुंचने के बाद है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब ये काबुल में पहुंचती हैं तो ये पूरी तरीके से बुर्का लगा लेती हैं, लेकिन जब ये काबुल में नहीं पहुंची थी, अपने देश में थी, तब ये क्या कर रही थी, पूरी तरीके से इसको अवॉइड करा हुआ था। तो अब आप सोच सकते हो कि वो किस प्रकार से वहां पे शरिया लॉ को लागू करने वाले हैं, जिससे जो वुमेन्स है वो यही सोच रही हैं कि क्या बोलते हैं आने वाला जो हमारा जीवन होने वाला है वो कैसा होगा। क्योंकि अभी खबरें वहां पे ये भी आ रही हैं कि वहां पे जो पोस्टर्स हैं अगर उसमें किसी वुमेन की फोटो है तो वहां पे उस पोस्टर्स को भी निकाले जा रहे हैं। वुमेन्स की एजुकेशन पे बहुत ही बड़ा एक तरीके से एक यहाँ पे रोक लगने वाली है, क्योंकि औरतों ने खुद ही जो इंटरव्यू दिए उसमें बताया है कि अगर आज से 20 साल पहले की वो ये जिंदगी देखते हैं जब तालिबान का यहाँ पे शासन था, तो वहां पे ये स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हुआ करती थी वुमेन से रिलेटेड। तो वहां पे आज के डेट में यही इशू बनता है कि क्या तालिबान कैसे इस देश को आगे चलाएगा। तो हालांकि गाइस कोई भी नई अपडेट आती है तो मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा, और चैनल को गाइस जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।